हेलो स्टूडेंट्स। आज आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल क्या होता है, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। इन सब को लेकर जो है हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि हम किसको एसिड कहते हैं, किसको बेस कहते हैं, किसको हम सॉल्ट्स कहते हैं। अब देखिए, जो आपने केमिस्ट्री लैब देखी होगी, अपनी रासायनिक जो आपकी प्रयोगशाला है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा बोतल होती है काँच की, जो उनके अंदर कुछ केमिकल रखा रहता है। तो वो केमिकल क्या हो सकता है? कुछ एसिड होते हैं, कुछ बेस होते हैं, कुछ इंडिकेटर होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को समझना है। और ये सिर्फ एसिड, बेसिस और सॉल्ट जो है, ये सिर्फ केमिस्ट्री तक या रासायनिक विज्ञान तक सीमित नहीं है। हम रोज़मर्रा की जो चीज़ें खाते हैं उसमें भी एसिड बेस का कॉन्सेप्ट रहता है। और जिस तरीके से चीज़ें जो है हमारे पेट में, खाना जब पचता है तो आपको पता होगा हमारे पेट के अंदर HCl होता है। HCl नाम का एसिड होता है जो कि हमारे जो खाना है उसको पचाने में हमारी मदद करता है, क्योंकि खाना पचेगा और उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, तभी आपके शरीर को जो है ऊर्जा प्राप्त होगी और जो पोषक तत्व हैं वो आपको मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, या बहुत अच्छा आप कह लीजिए पार्ट है ये, ताकि इसमें आपको सीखने को मिलता है कि किस तरीके के एसिड, किस तरीके के बेस, किस तरीके के सॉल्ट हमारे लिए मददगार होते हैं, और कैसे एसिड बेस सॉल्ट का जो है फॉर्मेशन होता है, उत्पत्ति होती है। अगर हम बात करें एसिड की, तो एसिड क्या है? अम्ल खट्टे स्वाद के होते हैं और नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। तो जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं, वो खट्टे स्वाद के होते हैं। तो जो भी एसिड रहेंगे, पूरी रासायनिक विज्ञान में जितने भी एसिड होते हैं वह सारे खट्टे स्वाद के होते हैं। और बात यह है, जब हम एसिड का पता कैसे लगाते हैं कि कोई भी चीज़ जो है एसिड है या कोई बेस है, आप डायरेक्ट उसे उठा के उसका स्वाद तो नहीं लेंगे। तो उसके लिए एक लिटमस पेपर होता है। तो नीले रंग के लिटमस पेपर को जो लाल में बदल देते हैं वो हमारे एसिड होते हैं। तो ये पहली पॉइंट आपका जो है यहाँ से परीक्षा के लिए उपयोगी हो गया कि जो अम्ल हैं वो तो खट्टे स्वाद के हैं। खट्टे स्वाद होने के साथ साथ वह लिटमस क्या, जो नीला लिटमस है उसका जो है रंग लाल में बदल देते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। जबकि बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला रंग कर देते हैं, यानी लाल को नीले में बदलेंगे और एसिड नीले को लाल में बदलेंगे। लिटमस एक प्राकृतिक संकेतक है, यानी नेचुरल इंडिकेटर होता है। उसी तरीके से लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। और जो लिटमस होता है वो एक पौधे से बनाया जाता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं लिचेंस में। लिटमस समाधान का एक बैंगनी रंग की डाई है, यानी लिटमस क्या है? एक बैंगनी रंग की डाई होती है। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है, जो लिचिन से बढ़ती है, यानी जो लिचिन्स होते हैं हमारी, उनसे बनती है। एक पौधा जो थैलोफाइटा के विभाजन का हिस्सा, यानी थैलोफाइटा से ही ये जो है हमारा लिचन है, और उसी में से हमने क्या बनाया? उसी लिचन की मदद से आपने क्या बनाया? उसी लिचन की मदद से आपने लिटमस को बनाया। आगे बढ़ते हैं। जब लिटमस सॉल्यूशन जो होता है, जो ना तो ये अम्लीय होता और ना ही बेसिक होता, ना ही ये अम्ल होता ना ही इसमें बेस होता, तो जो इसका रंग होता है वो बैंगनी रंग होता है। तो आपको पता होना चाहिए लिटमस का जो नेचर है, जो प्रकृति है, ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है, और उसका रंग जो है बैंगनी है। ये पहला पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा को लेकर। लुवाइजर जो थे और डेवी ने वैज्ञानिक जो हैं, लुवाइजर और जो डेवी थे, उन्होंने एसिड के बारे में, बेस के बारे में और लवण मतलब सॉल्ट के बारे में उनके ऊपर अध्ययन करा। और ये जो टर्म दिए एसिड, बेस और सॉल्ट, ये लुवाइजर और डेवी ने दिए। उनकी खोज कहती है कि सभी अम्लों में वैश यानी प्रोटॉन, यानी उसके अंदर क्या होता है, जो है प्रोटॉन की मात्रा होती है, यानी H+ आयन। H+ आयन को हम बोलते हैं प्रोटॉन। जब हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके ऊपर जो है प्लस चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, के रूप में हाइड्रोजन का तत्व है। यानी उनके अगर अंदर प्रोटॉन है तो उसके रूप में क्या है? हाइड्रोजन का तत्व है। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। तो जब आप HCl को तोड़ते हैं तो H+ और Cl-, यानी HCl का अगर ये जो अम्लीय है, HCl जो एसिड होता है, इसमें H+ और Cl- में टूटता है। वहीं अगर मैं बात करूं सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमारा HSO4
नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटता है। वहीं HNO3 को टूटेगा तो H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में ये जो हमारे ये अम्ल के उदाहरण हैं। सभी आधार या धातुयुक्त ऑक्साइड, देखिए सारे बेस या जो धातुयुक्त ऑक्साइड होती है या धातुयुक्त हाइड्रोक्साइड और अमोनिया सॉल्यूशन, तो ये अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब जो बेस होते हैं, बेस के अंदर क्या होता है, बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन मिलता है। क्या मिलता है? OH नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन या OH नेगेटिव आयन जो है ये हमें बेस में मिलता है। उदाहरण के तौर पे कॉपर ऑक्साइड। अब आपको मैं बताता हूँ, जो भी आपके मेटल होते हैं और मेटल की जो ऑक्साइड होती है, यानी जैसे मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड हो गया Cu, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड भी और ऑक्साइड भी, धातु की ऑक्साइड, याद रखना, धातु की ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनिया का सॉल्यूशन, यह सारे बेस हैं। क्या है? बेस है, आधार नहीं। ये यहाँ पर आधार गलत है, ये एसिड बेस, ये क्या है? ये सभी एसिड और बेस है। अब उदाहरण के तौर पे जैसे कॉपर ऑक्साइड, ये एसिड है, ये बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह भी बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह भी बेस है, क्योंकि कॉपर में से Cu2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव हो जाएगा। इसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड में से NO पॉजिटिव और OH नेगेटिव हो जाएगा। वहीं मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो यहाँ से NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। देखिए, जो सभी लवण हैं वह रासायनिक यौगिक होते हैं, वो सारे के सारे रासायनिक यौगिक यानी केमिकल कंपाउंड होते हैं। आपको एक और बात बता देता हूँ, जो भी मेटल होते हैं, मेटल या धातु, उनकी जो ऑक्साइड होती है, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, ये हमारे बेस होते हैं। ये नेचर में, प्रकृति में कैसे होते हैं? बेस होते हैं। वही हमारे जो नॉन मेटल होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, जो नॉन मेटल होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं? ये नॉन मेटल की ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उदाहरण के तौर पे, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे एसिड होते हैं। तो देखा होगा बहुत ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन होता है, वो आपको मैं बताता हूँ। जो अपवाद है वो क्या है कि किसी को पेट में जो है गैस हो जाती है, तो गैस किस लिए वजह से हुई है? ताकि एसिड की मात्रा बढ़ गई है, तो एसिड की मात्रा की वजह से पेट के अंदर जो है गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। देखिए, कोल्ड ड्रिंक जो है हानिकारक होती है, वो आपको पीनी नहीं चाहिए। पहले तो सीधी बात यह है, अगर आप पेट में एसिड है और आप दोबारा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो उससे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो कार्बोनेटेड वाटर से बनती है, यानी ऐसा पानी जिसमें कार्बोनेटेड है, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिड होता है, तो एसिड में और एसिड मिल गया तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो आप ऐसा ना करें। वे एक अमल और देखिए क्या बात हो रही है कि दे आर फॉर्म। अब जो हमारा सॉल्ट है वो कैसे बनता है, आपको ये सब नहीं देखना, बस आप ये देख लीजिए। सॉल्ट की जो फॉर्मेशन होती है वो एसिड प्लस बेस, इन दोनों के मिलने से होती है। जब एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं तो इनके बीच में आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे अब मान लीजिए NaOH, और ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया HCl। अब इन दोनों को आपने मिला दिया तो यहाँ से N में से A, यहाँ देखिए आप इसको यहाँ से समझिए, Na पॉजिटिव टूटा और OH नेगेटिव में टूटा, प्लस HCl तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब क्या होता है, ये देखो, ये भी नेगेटिव, ये भी ये पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड और इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, वो और मजबूत हो जाएगा। तो हमें NaCl और प्लस पानी। तो ये जो NaCl होता है, आपको पता है ये साधारण नमक होता है जो हम घर पे खाने में जो है इस्तेमाल करते हैं, खाद्य रूप में NaCl को लिया जाता है। तो ये आपका सॉल्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया? वाटर हो गया। तो आपने क्या देखा कि बेस और जो आपका एसिड है उन दोनों को आपस में हमने रिएक्ट कराया तो हमें सॉल्ट मिल गया। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एसिड और बेस के रिएक्ट कराने से
तो आपको क्या मिलेगा आपस में, जो है सॉल्ट जो है वो मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें आगे, एग्जाम्पल के तौर पे NaCl ये हमारा सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी हमारा सॉल्ट है, अमोनियम फॉस्फेट ये भी हमारा सॉल्ट है। HCl और NaOH की इक्वेशन मैंने आपको अभी करके दिखाया किस तरीके से बना, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ थ्योरी है, जो सिद्धांत है जो हमारे एसिड को लेकर दिया गया और बेस को लेकर दिया गया, उनको समझना है। देखिए, एक एसिड एक ऐसा पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है। ये अभी हमने पढ़ा, हमने जो है इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि एसिड जो है खट्टे होते हैं, और जो नीला लिटमस है उसको लाल कर देता है। ये आपको पता होना चाहिए, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और साथ ही साथ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि जैसे सक्रिय धातुओं के साथ हाइड्रोजन मुक्त करता है। यानी अगर एसिड किसी भी मेटल के साथ मिलेगा, जैसे मान लीजिए एसिड को आपने मेटल के साथ डाल दिया, देखिए ये तो हमने बता दिया, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिए, ताकि जब आपकी परीक्षा आए तो आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए, और जब भी आपके सामने प्रश्न दिखे आप तुरंत उसको सही करें। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को परीक्षा में सही किया जाए, और सारे प्रश्न कर आपको पता होने चाहिए। आपने, अगर आपकी परीक्षा में 50 क्वेश्चन है तो आप कम से कम नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से पूरे 50 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको 45 से ऊपर ठीक करने हैं, और इतना समय आपको अपने पास रखना है कि आप एक बार में पूरे 50 क्वेश्चन देख पाएं और उनका उत्तर सही दे पाएं। तो आगे बढ़ते हैं। एसिड और मेटल को हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं, आपस में मिलवाते हैं, तो जो एसिड और मेटल है ये क्या बनाता है, ये आपको सॉल्ट बना देगा, और क्या कर देगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा। ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम एक मेटल होता है और HCl एक एसिड है, तो यहाँ से हमने MgCl2, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये एक सॉल्ट बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट बन गया, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है, ये यहाँ पर T नहीं है, ये H है, ये एरो दिखा रहा है कि ये जो गैस है ये बनी है। क्या लिबरेट हुआ है, क्या बना है यहाँ पर, क्या यहाँ से रिलीज हुआ है, हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना, जो एसिड होता है उसको जब आप मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एक बेस एक पदार्थ होता है जिसका स्वाद कड़वा है, और जो लाल लिटमस को नीला और एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है, और यह साबुनी स्पर्श देता है। यानी इसको अगर आप टच करोगे तो आपको सोपी, जैसा साबुन को टच करते हैं, साबुन भी बेस होता है, क्योंकि जब आप उसको टच करते हो तो आपको साबुन जैसा जो है एहसास मिलेगा जब आप बेस को छुओगे। हालांकि जो हमारा एसिड, ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है, जो हमने जिस तरीके का ये वर्गीकरण है, ये काफ़ी अस्पष्ट है, क्योंकि इसमें कई अपवाद है, और उन अपवादों के बाद धीरे धीरे, जैसे आपने देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा, तो आपने देखा जे थॉमसन ने दिया, फिर रदरफोर्ड ने दिया, फिर बोर ने दिया। तो हर एक का मॉडल हम ये नहीं कह सकते थे परफेक्ट है, हर एक में कुछ ना कुछ कमियां थी, पूरी तरीके से कोई भी ठीक नहीं था। तो यही हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो यही काम करती है कि धीरे धीरे जो है हम उन चीज़ों को अच्छा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हालांकि यह वर्गीकरण काफ़ी अस्पष्ट था, और इसमें कई अपवाद हैं। आधुनिक सिद्धांत या अमल और बेस की अवधारणाएं उनके संरचना और संयोजन पर आधारित होती है। अब जो आधुनिक जो सिद्धांत हैं, जो सिद्धांत जिन पे हम पढ़ते हैं, वह उनके स्ट्रक्चर, यानी वह किस तरीके से बन रहे, उनकी संरचना कैसे हुई, और उनका संयोजन यानी कैसा कंपोजिशन है, किन किन चीज़ों से वह कंपाउंड बना है जिसकी हम बात कर रहे हैं, या तो वो एसिड होगा या बेस होगा, वो उनके संरचना और संयोजन पर निर्भर करता है। ये है कि आर्रेनियस, देखिए अब आर्रेनियस ने ना, आर्रेनियस कॉन्सेप्ट हो गया, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट हो गया, और लुईस कॉन्सेप्ट, तो कुछ है जो आर्रेनियस ने अपनी अवधारणा दी, ब्रोंस्टेड लोरी ने अपनी अवधारणा दी, और लुईस ने अपनी अवधारणा दी, तो हमें इन सबको भी पढ़ना है। तो आर्रेनियस की अब अगर हम अवधारणा की बात करें, जैसे आर्रेनियस का क्या कॉन्सेप्ट था, आर्रेनियस की अमल और बेस की अवधारणा क्या है, आर्रेनियस ने किसको अमल बोला और किसको बेस बोला, किसको एसिड बोला, किसको बेस बोला, अब हम इसको समझ लेते हैं। यह सिद्धांत आर्रेनियस ने 1887 में दिया था,
आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार। तो ये जो आर्हेनियस का सिद्धांत है या जो इसका जो थ्योरी है, जो अवधारणा है, वो उसने 1887 में दी थी, 1887 में दी थी। क्या है वो? एक अम्ल एक पदार्थ होता है जो जब पानी में घुलने पर मुक्त हाइड्रोजन आयन देता है। यानी अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका आप पानी में घोलेंगे, यानी एक्वा सॉल्यूशन जो होता है उसका घुलने के बाद वो H+ आयन देता है। जैसे कि मान लीजिए HCl को आपने वाटर के साथ डाल दिया, यानी इसका एक्वस। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्वस, यानी इसको पानी में देखा तो यहाँ H+ और Cl- में ब्रेक हो गया। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, यहाँ से H+NO3 नेगेटिव, यहाँ से HSO4 पॉजिटिव H नेगेटिव, CH3CO एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये सारे क्या है, पानी में घुलने के बाद इनसे H+ आयन निकलता है, जैसे HCl। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, HCl को अगर आपने पानी में लिया तो यहाँ से Cl नेगेटिव। अगर वहीं बात करूं मैं आपसे CH3COOH, ये CO नेगेटिव और H पॉजिटिव यानी एसिटिक एसिड है, बट यह H+ आयन स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं हो सकता। तो ये स्वतंत्र रूप से मौजूद होता नहीं है, तो ये तुरंत पानी के मॉलिक्यूल के साथ मिल जाएगा और उसके साथ हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। क्योंकि देखिए ये आयन जो है स्वतंत्र नहीं होता, तो जैसे इसको एक पानी का हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिखेगा उसके साथ तुरंत मिल जाएगा और हाइड्रोनियम आयन की जो है संरचना कर देगा। एक बेस एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी हाइड्रोक्साइल समूह युक्त यौगिक होता है जो पानी में घुलने पर मुक्त हाइड्रोक्साइल आयन, यानी इसके अंदर हाइड्रोक्साइल आयन होते हैं, यानी OH नेगेटिव आयन होते हैं जो इसको पानी में घुलने के बाद प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका क्या है, एक बेस है। जब आप इसको पानी में घोलेंगे तो ये Na एक्वा और प्लस OH के साथ जो है टूट जाएगा। तो मैंने आपको बताया, और ये आयन अगर यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद KOH भी होता है हमारा, AlO3 हमारा AlO3 होता है, Al3 पॉजिटिव। यहाँ आप इन रिएक्शंस को देखिए तो NH4OH ये भी टूट जाएगा आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूट गई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टूट गया। तो ये आपके टूट कर क्या है, OH में जो है बदल जाते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब लिमिटेशंस क्या थी, जो क्षार जैसे अम्ल और क्षार, जो है क्षार हमारा बेस होता है ना, इसको हम क्षार बोलते हैं हिंदी में, अगर आपको नहीं पता तो याद रख लीजिए। जो आर्हेनियस का एक अम्ल और क्षार की जो अवधारणा है उसकी कुछ सीमाएं थी, यानी लिमिटेशंस थी। क्या थी? यह केवल जल विलायक के लिए लागू होते हैं, यानी ऐसे एसिड और बेस के लिए लागू होते हैं जो जल विलायक होते हैं, यानी जो जल में घुल सकते हैं, पानी में घुल सकते हैं। केवल जलीय माध्यम में ही, जो जलीय माध्यम में ही हो पाएगा उसके लिए यह जो है कॉन्सेप्ट लग पाएगा, बाकियों के लिए नहीं लग पाएगा। तो बाकी के क्या एसिड बेस नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन हमारे जो कॉन्सेप्ट है उसकी सीमाएं बस इतनी ही है। यह जल की लवाया अन्य विकल्प पदार्थ के अलमीय और मूल्य व्यवहार को नहीं बताता। जैसे अभी हम बात करें, मैंने आपको बताया था जितनी भी मेटल ऑक्साइड होती है वो सारी क्या होती है, बेस क्षार होती है, और वहीं जितनी भी हमारी मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड होती है वो सारी हमारी अम्लीय होती है। तो अम्ल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन सब के बारे में जो है हमें बताया नहीं कि इनका चरित्र जो है अम्लीय चरित्र की व्याख्या करने में ये विफल रही। कि देखिए क्योंकि ये पानी में घुल नहीं सकता और इनके अंदर तो हाइड्रोजन आयन भी नहीं है, तो यहाँ पर आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट है उसकी कुछ सीमाएं थी। इस प्रकार अमोनिया, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो आदि मूल स्वभाव को समझने में विफल रहता है, जिसको हाइड्रोक्सिल समूह नहीं है, तो इसके अंदर कोई हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होता। अब यही आया ब्रोस्टेड लूरी। जो ब्रोस्टेड लूरी था उसने अपना एसिड बेस यानी अम्ल और क्षारीय का जो है क्षार का क्या दिया, सिद्धांत दिया, अवधारणा दी। क्या थी वो? ब्रोस्टेड एक डैनिश रासायनिक यानी एक डैनिश रासायनिक, और लूरी और एक अंग्रेजी रासायनिक यानी ब्रिटिश इंग्लिश केमिस्ट, अंग्रेजी नहीं यहाँ पर मतलब ब्रिटिश होना चाहिए, ने 1923 में एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार की अवधारणा के प्रस्ताव दिया।
इसके अनुसार एक एसिड एक ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन दान करता है, की प्रवृत्ति रखता है। देखो एसिड क्या करेगा, H जो है प्रोटॉन को दान करेगा, डोनेटेड दान करेगा। और हमारा बेस क्या होगा, H प्रोटॉन को स्वीकारेगा यानी एक्सेप्ट, स्वीकार करेगा। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ये हमारे ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने बताया। यानी HCl प्लस H2O क्या देगा, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी HCl से H2O और या H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकलेगा। HCl का एक अमल, और क्योंकि ये प्रोटॉन दान करता है तो HCl ने क्या करा, H को दान करा, तो HCl ने H को दान करा। देखो यहाँ से जो H है टूट के यहाँ चला गया, और तो ये H3 हो गया और यहाँ से Cl अकेला हो गया, तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा, अमल होगा। तो H पॉजिटिव क्लोराइड आयन और Cl जो Cl में परिवर्तित हो गया, यानी H पॉजिटिव जो यहाँ दे दिया, और किस में परिवर्तित हो गया, ये H प्रदान करते ही हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है H प्रदान करते ही क्लोराइड आयन में बदल गया। इसी प्रकार H2O का एक बेस है, क्योंकि यह प्रोटॉन, अब H2 क्या हो गया, यहाँ पर एक बेस क्षार हो गया, क्योंकि इसने यहाँ पर जो है H को एक्सेप्ट करा, यानी H को स्वीकार करा। तो हाइड्रोनियम आयन जो है हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो गया, स्वीकार करने के बाद यह हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो गया। यही बात होती है अमोनिया को लेकर। तो अमोनिया प्लस HCl, तो देखिए अमोनिया में HCl टूटा, तो HCl टूटने के बाद जो HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक था, वो क्लोराइड आयन में बदल गया, और यहाँ से जो H है वो अमोनियम आयन यानी HNH4 पॉजिटिव, यानी एक अमोनियम आयन में हो गया। तो अमोनिया ने जो है H को स्वीकार किया और अपने आप को अमोनियम आयन में बदल दिया। वहीं HCl ने H का त्याग दिया, यानी HCl को जो इसने H का दान दिया, जिसने अमोनिया को स्वीकार करा, तो ये दानवीर हो गया, तो ये अम्लीय हो गया, और ये क्षारीय हो गया, क्षारीय हो गया, ये है ना, ये क्षारीय हो गया, तो इसकी वजह से ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया। इस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड एक अम्ल है, और क्योंकि यह प्रोटॉन का दान करता है वहीं, और क्लोराइड आयन बनाता है, में परिवर्तित हो जाता है। ब्रॉन्स्टेड-लोरी संकम्प। अब इसकी भी कुछ हमारी जो है सीमाएं थी। सीमाएं क्या, यह एसिडिक ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, SO3 आदि, और बेसिक ऑक्साइड जैसे क्षारीय ऑक्साइड जो हो गई हमारी CaO, BaO, MgO, यानी कैल्शियम, है ना, इन सबको लेकर आदि के बीच की प्रतिक्रिया को समझाने में असमर्थ था। तो इसके बीच में जो है इसने ये जो है समझा नहीं पाया कि ऐसा क्यों है, जो सॉल्वेंट की अनुपस्थिति में भी होती हैं, यानी इनके अंदर अगर कोई सॉल्वेंट आ गया तो भी इनके पास क्या है, टूटेंगे, बिखरेंगे। जैसे मान लो उसने बोला कि अगर एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो मैं बता दूंगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, H जा रहा है, आ रहा है। अगर कोई सॉल्वेंट आ गया, उसके साथ अगर ये इन ऑक्साइड्स ने रिएक्ट कर दिया, जैसे कार्बन, जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड और जो हमारी सल्फर ऑक्साइड हो गया, इसके साथ रिएक्ट होके ये हो गया कैल्शियम, ये हमारा कैल्शियम सल्फाइड बना लिया, है ना, कैल्शियम सल्फेट बना लिया, CaSO4। तो इसके पीछे का वो जो है नहीं समझा पाया कि ऐसा क्यों हुआ। BF3 अमोनियम क्लोराइड जैसे पदार्थों में, ये ब्रोमीनियम फ्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड जैसे पदार्थों में हाइड्रोजन नहीं होता, और इसलिए वह प्रोटॉन नहीं दे सकते। तो इनके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए प्रोटॉन नहीं दे सकते, लेकिन इन्हें अम्ल के रूप में स्वीकार करने के लिए जाना जाता है। लेकिन ये एसिड है। अब ये एसिड क्यों है, अब हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, उसमें तो H का आदान प्रदान हो रहा था और एक H पानी में टूट के बन रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर तो हमारे पास एसिड है ही नहीं। अगर हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो हमने इसको क्यों एसिड स्वीकार किया हुआ है, इसके पीछे का तर्क हमें नहीं मिल पाया। आगे बढ़ते हैं।
अब आता है जो है हमारे लुईस का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस को लेके, कि लुईस का क्या कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस को लेके। 1923 में एक अमेरिकी रसायनक जी.एन. लुईस ने एसिड यानी अम्ल और क्षार के एक व्यापक अवधारणा प्रस्तुत करी। तो इन्होंने एक है बड़ा थोड़ा खुला जो है कॉन्सेप्ट दिया। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अगर इनके कॉन्सेप्ट से माना जाए, एक एसिड एक पदार्थ है जो युग्म इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसको स्वीकार करता है। बेस एक ऐसा पदार्थ है जो युग्म इलेक्ट्रॉन का दान करता है। अब देखो इन्होंने कहाँ बात पकड़ ली। अब तक जो सारी बात हो रही थी वो हाइड्रोजन की हो रही थी, और आपको पता है जिस तत्व में हाइड्रोजन नहीं था तो इनकी सारी जो लिमिटेशन थी तो वहीं आके जो इनकी सीमाएं थी वहीं खत्म हो जा रही थी। जैसे ही हाइड्रोजन चला गया, इनकी जो दो कॉन्सेप्ट थे उनमें प्रॉब्लम आ गई कि देखो अब हाइड्रोजन तो है नहीं, अब आप इसको जो है कैसे बताओगे। तो लुईस ने इस बात को पकड़ लिया। अब देखो लुईस से पहले दो जो है थ्योरी आ चुकी हैं। तो लुईस ने बोला ऐसा क्यों हो रहा है, जिनमें हाइड्रोजन नहीं है क्या वही बेस और एसिड कहलवाएंगे। तो बोला ऐसा तो जिनमें है वही कहलवाएंगे, ऐसा तो नहीं है, जिनमें नहीं है वो भी हाइड्रोजन और बेस हैं, वो भी अम्ल और क्षार हैं। तो उसने पकड़ा कि ये जो सारा खेल है ये प्लस और माइनस का ही तो है। अब ये प्लस माइनस जो है ये हमारे क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन से जाने से प्लस का चार्ज आ जाता है, किसी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने से माइनस का चार्ज आ जाता है। तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फेरबदल हो रही है। उन्होंने इस बात को बड़े गंभीर से सोचा, तो बोला कि हाँ इलेक्ट्रॉन की तो फेरबदल है। तो उन्होंने अपना जो पूरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन पे दिया, क्योंकि उन्हें पता चला कि इलेक्ट्रॉन ही ऐसा है जो हर एक एलिमेंट में, हर एक तत्व में पाया जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर लूँ तो वो हर एक परमाणु में है, यानी हर तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन है। वहीं से ये जो है अवधारणा है या जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका जो सिद्धांत है वो आया। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को स्वीकार करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास रखेगा वो अम्लीय होगा, और जो क्षार होगा या बेस होगा वह इलेक्ट्रॉन का दान करेगा या इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। इसी इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा को हमने एसिड और बेस की क्लासिफिकेशन के लिए लगाया। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अमोनिया है और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, वो हमारा क्या था बोरॉन BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब अमोनिया हो गया NH। अब हमने पढ़ा था कि अमोनिया पे एक होता है लोन पेयर, केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा हमने पढ़ा था। लोन पेयर का मतलब है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग में गए ही नहीं। ये हो गया फ्लोरीन। अब देखिए क्या करा इसने, अपनी लोन पेयर इसको दे दी। आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद आ रहा है, मैंने आपको समझाया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी जो होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सह संयोजक के साथ बनता है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन को एक जो एलिमेंट है, जो एक तत्व है या जो एक परमाणु है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु को दान दे देता है। तो यहाँ पर भी ये दान वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए B को, और ये जो है इसके साथ बैठ के इन्होंने क्या बना लिया बॉन्ड। ये जो है क्या बन गया बॉन्ड। तो उसने समझा दिया हमारे लुईस ने कि देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका इलेक्ट्रॉन पर होना चाहिए। जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया को लुईस बेस, अमोनिया एक लुईस बेस है, और जबकि जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है वो लुईस एसिड है। क्यों कैसे, आपने बोला ना लुईस एसिड लोन पेयर को स्वीकार करेगा, और वहीं अमोनिया ने लोन पेयर को दान किया। तो लोन पेयर को स्वीकार करेगा एसिड, माफ कीजिएगा, लोन पेयर को जो है स्वीकार करेगा एसिड अम्ल, और उसको जो दान करेगा वो होगा क्षार बेस। लुईस बेसिस। अब लुईस बेसिस कौन से कम एक एकल युग्म के इलेक्ट्रॉन वाले न्यूट्रॉन अणु, यानी जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर होनी चाहिए, एक युग्म के इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की। तो जैसे अमोनिया हो गया, ROH हो गया। R का मतलब क्या होता है, यहाँ पर R का मतलब होता है इसके साथ कोई हमारा ऑर्गेनिक चेन जो है जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर NH2 मतलब अमोनिया हो गया, उसके साथ कोई जैसे OH, ये हमारा ओल फंक्शन होता है। ये हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन सब का विस्तार से देखेंगे। R किसको कहते हैं ये बस आपको याद रखना है, NH3 NH2
OH। नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए आयन जिनको हमने नेगेटिवली चार्ज यानी जिनके ऊपर माइनस का चार्ज है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH और साइनाइड CN, ये सब हमारे क्या होते हैं, नकारात्मक चार्ज होते हैं, यानी इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब लुईस एसिड क्या होते हैं? ऐसे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु की अष्टक अपूर्ण होती है, यानी जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट हमने समझा था ऑक्टेट को। ऑक्टेट क्या होता है कि कोई भी परमाणु है उसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कक्ष में घूमते हैं, ऑर्बिटल्स में घूमते हैं, और हर कक्ष जो है अपने पास ऑर्बिटल्स रखने की एक सीमा रखता है। तो मैंने आपको बताया था जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, जो किस तरीके से निर्माण हुआ एक एटम का, तो पहले ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। किसी भी परमाणु के पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, फिर उससे आगे वाले में जो है 16 आते हैं, लेकिन 18 आते हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी 18 की है, रखता वो 8 ही है। तो कहने का मतलब है इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता वह हमारे क्या हो जाते हैं, ऐसे है, उनको हम लुईस एसिड में गिनते हैं, जैसे AlCl3, BF3, Fe3, FeCl3, है ना, ये Al कर दीजिए, AlCl3। तो इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है और सभी सकारात्मक आयन होते हैं, जैसे जो भी Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca2 नेगेटिव, H पॉजिटिव, यानी जिनके ऊपर प्लस का चार्ज है वह सारे क्या हैं, लुईस अम्लीय है या लुईस अम्ल है या लुईस एसिड है। जिनके ऊपर नकारात्मक चार्ज है यानी नेगेटिव चार्ज है, वह सारे लुईस क्षार हैं यानी बेस हैं। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन और जो वर्गीकरण किया गया एसिड का वो 2 तरीके से किया गया, उनके स्रोतों के आधार पर, यानी कहाँ से हमें वह पदार्थ मिला, उस पदार्थ का अगर हमें स्रोत पता है तो हम उसका जो है बता पाएंगे क्या वह अम्लीय है, क्या वह क्षार है। और उनकी बेसिसिटी के आधार पर, बेसिसिटी का मतलब है कि वह हमने एक स्केल रखा, स्केल बना लिया, उस स्केल पे हमने क्या है, उस माप पे हमने उनको मापा और हमने वहां से पता लगाया कि कौन क्षारीय है, कौन अम्ल है। जैसे अगर हम बात करें सोर्स पे, अगर जो सोर्स पे निर्भर हो रहे हैं, सोर्स के आधार पर हम बात करें, श्रोताओं के आधार पर बात करें, तो कैसे हमने पता लगाया, उनके स्रोतों पर निर्भर करते हुए स्रोतों के आधार पर अम्लों का वर्गीकृत किया जाता है। अम्लों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ऑर्गेनिक एसिड जो हमारे कार्बनिक अम्ल है, या फिर अकार्बनिक अम्ल, इनऑर्गेनिक एसिड। कार्बनिक अम्ल किन्हें कहते हैं? अम्ल जो साधारणतः पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। जो हमें जो है प्लांट यानी पौधे हो गए वहां से हमें प्राप्त हुए, या फिर जो हमें जीवित या जैविक वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, हम उनको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, यानी कार्बोनिक एसिड कहा जाता है, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। वे कार्बन अणु के साथ साथ हाइड्रोजन अणु में भी समावेश करते हैं, यानी उन एसिड में क्या होगा, कार्बन का भी अणु होगा, यानी कार्बन का भी एटम होगा या होगा, और हाइड्रोजन का भी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। देखिए जो फॉर्मिक एसिड होता है ना, जब आपको चींटी काटती है, चींटी जब आपको खा जाती है तो वह आपके अंदर जो है थोड़ा सा एसिड होती है, तो तई आपको खाता है, वो आपके अंदर एसिड डाल देता है। एसिड आने की वजह से उसी एसिड की मात्रा की वजह से आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, थोड़ा सा ईचिंग हो जाती है, यानी खुजली होने लगती है। तो देखा होगा जहां पर चींटी काटती है वहां पर आप बहुत ज्यादा खुजलाते हो। उससे होता यह है कि जब आपकी बॉडी में एसिड जाता है तो आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है उस एसिड के प्रति, जिसकी वजह से ऐसा आपको महसूस होता है। तो जो भी चीज़ें हमें जैविक चीज़ों वस्तुओं से मिल रही है, या ऐसे अम्ल जो हमें जैविक वस्तुओं से मिल रहे हैं, उसे हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल। इसको हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, याद रखना। फॉर्मिक एसिड का नाम मिथेनोइक एसिड भी है, एसिटिक का नाम इथेनोइक एसिड भी है, ये चीज आपको याद रखनी है। कार्बनिक अम्ल आमतौर पर कमजोर एसिड होते हैं, यानी ये कमजोर एसिड है, ये ज्यादा मजबूत एसिड नहीं है, और वे घोल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते, यानी जब उसको आप सॉल्यूशन में पानी में डालोगे तो वह पूरी तरीके से आयनित नहीं होंगे। इसलिए उनमें विलयन का में आयन के साथ साथ अणु भी होते हैं, यानी जब उनके साथ आयन के साथ साथ उनके अंदर मॉलिक्यूल्स, तो
आयन भी मिलेंगे आपको और उसके साथ अणु भी मिलेंगे जब आप कार्बनिक अम्ल को घोल में देखोगे। जो अकार्बनिक एसिड होते हैं ये खनिज एसिड होते हैं, क्योंकि ये हमें बाहर से प्राप्त होते हैं ऐसी चीजों से जो हमारे जैविक नहीं है। ऐसे एसिड आमतौर पर खनिजों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? खनिजों से प्राप्त होते हैं और उन्हें अकार्बनिक एसिड के रूप में माना जाता है। जैसे कार्बनिक एसिड में जो है जैसे हमारा हो गया कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड के नाम से मत चले जाना कि ये कार्बोनिक हो गया। कार्बोनिक एसिड जो है एक अकार्बनिक एसिड है। अन्य उदाहरण हो गए हाइड्रोक्लोराइड। अब आप बोलोगे सर हमारे पेट में खाना पचाने के लिए तो HCl है, तो पेट में से अगर आप HCl निकालोगे तो वो जैविक वस्तु हो सके? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो HCl होता है ये हमारी बॉडी के अंदर होता है और इसको जो हमारा गाल ब्लैडर होता है जिसको हम बोलते हैं पित्त की थैली, वो इसको सिक्रीट करता है या उसको कम ज्यादा करता है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सारे हमारे अकार्बनिक एसिड हो गए। तो HCl, HNO3, H2SO4 इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए। यह सारे हमारे अकार्बनिक हो गए। ये हमारे प्रबल अम्ल, यानी ये बहुत स्ट्रॉन्ग अम्ल होते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक एसिड अम्ल, कार्बनिक अम्ल कमजोर होते हैं इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक या फिर मिनरल एसिड्स के तुलना में। इनऑर्गेनिक एसिड की तुलना में यह कमजोर होते हैं और ये हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये हमारे वीक होते हैं। देखिए कमजोर और मजबूत या प्रबल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो अवधारणा, इसको आपको पता होना चाहिए। इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। वे समाधान में पूरी तरह, अगर हम बात करें सॉल्यूशन में, ये समाधान नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे घोल में। वह घोल में पूरी तरह से आयनित होते हैं। यानी ये क्या होते हैं? आयनित होते हैं। घोल में क्या हो जाएंगे? पूरी तरीके से आयनित हो जाएंगे, यानी आयन बना लेंगे, चार्ज बना लेंगे, जिसमें हाइड्रोनियम आयनों की उच्च सांद्रता उत्पन्न होती है। यानी हाइड्रोनियम आयन जो है बढ़ जाएगा, यानी H3O पॉजिटिव की जो मात्रा है वह बढ़ जाएगी। प्रबल अम्लों में विलयन में केवल आयन होते हैं। यानी जो प्रबल अम्ल होते हैं उसका जो विलयन या फिर हम बात करें उसका जो सॉल्यूशन होगा, उसका जो घोल होगा, घुलन होगा, अगर हम पानी में जो हमारे अकार्बनिक एसिड हैं उनका हम घुलन लेते हैं तो उनमें जो सबसे ज्यादा मात्रा हमें देखने को मिलेगी वो है आयन की। कार्बनिक एसिड, जो हमारा कार्बनिक एसिड है ये सबसे कमजोर मिनरल एसिड होता है। ये कमजोर खनिज एसिड है, यानी ये कमजोर खनिज क्या है? अम्ल है कार्बनिक एसिड। यह इसमें आयन के साथ साथ अणु भी होते हैं। तो कमजोर इसलिए क्योंकि इसके साथ में आयन भी है और इसके साथ में अणु भी है। यह संक्षारक नहीं है, इसलिए इसका उपयोग शीतल पेय में किया जाता है। तो ये क्या है? इनकोरेसिव नेचर होता है, इसीलिए इसके अंदर कार्बनिक एसिड होता है। अभी हमने आपको बताया था जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, है ना, जिनको आप पीते हैं, पेप्सी, आपकी लिम्का, XYZ, जो भी आपका सब पी रहे हो, इसके अंदर कार्बनिक एसिड होता है। तो आपके पेट में एसिड जा रहा है, हालांकि वह ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, यानी प्रबल नहीं है, लेकिन एसिड जा रहा है आपके पेट में। और तो देखिए एक अपवाद तो ये देखिए कि पेट में एसिडिटी होने की वजह से उसको कम करने के लिए लोग जो है कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। यानी एसिड को कम करने के लिए आप एसिड ले रहे हो, तो ये सब नहीं करिएगा। जब भी आपको एसिडिटी की शिकायत होती है तो आप डाइजीन ले सकते हैं, इनो ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। यह सब आपके पेट में जाएंगे और एसिड को शांत करेंगे, एसिडिटी को कम करेंगे। ज्यादा होने पर डॉक्टर से मिलें, ना कि कोल्ड ड्रिंक पिए। तो ये केमिस्ट्री, देखिए रासायनिक विज्ञान इसीलिए उपयोगी होती है, हर जगह आपको इसका उपयोग देखने को मिलेगा। जिन अम्लों में ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन तथा कुछ अन्य तत्व भी होते हैं वह ऑक्सी अम्ल होते हैं। यानी जो आपके अम्ल हैं जिनमें ऑक्सीजन भी है उसके साथ हाइड्रोजन भी है, तो उसको हम ऑक्सी अम्ल यानी ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन भी आ गया और इसके साथ साथ इसमें जो है ऑक्सीजन भी आ गया। सल्फ्यूरिक एसिड, HCl को नहीं कहेंगे हम, ऑक्सी अम्ल हम HCl को नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको हम जो है ऑक्सी अम्ल नहीं कहेंगे। सल्फ्यूरिक को कहेंगे और नाइट्रिक को कहेंगे। अब हाइड्रीसाइड जो होता है आपका, जो हाइड्रा एसिड्स होते हैं, देखिए अभी हम ऑक्सी एसिड्स की बात कर रहे थे, अब हम हाइड्रा अम्ल की बात करेंगे जिसमें हाइड्रोजन और एक अधिक तत्व होता है। यानी हाइड्रोजन और एक अधात्विक, यानी जो अधातु नहीं है,
जो अधात्विक तत्व है वो मौजूद है। तो जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, तो इसमें एक हाइड्रोजन है और क्लोरीन जो अधात्विक है, क्लोरीन धातु तो नहीं है, तो क्लोरीन धातु नहीं है तो इसमें यही है अधात्विक और एक हाइड्रोजन होना चाहिए, उनको हम हाइड्रा एसिड यानी हाइड्रा अम्ल कहते हैं। हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआइडाइड आयोडिक एसिड यानी HI, हाइड्रोक्लोराइड है ना, इन सबको बोलते हैं हम एसिड। अब जो इसकी दूसरा जो हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, उनकी मूलता पर निर्भर करता है यानी उनकी बेसिसिटी पर। तो बेसिसिटी को हम नापते हैं, कैसे नापते हैं, कैसे हम बेसिसिटी पता लगाते हैं, ये हम अपनी अगली कक्षा में जानेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा हमने जो है अम्ल, क्षार और जो है लवण यानी एसिड, बेस और सॉल्ट को लेकर काफ़ी चर्चा करी। इस शुरुआत में हमने उससे थोड़ा परिचय कराया, फिर हमने आर्रीनियस को समझा, लुईस को समझा, ब्रोस्टेड लोरी को समझा, क्योंकि आर्रीनियस और ब्रोस्टेड जो नहीं समझा पाए वो लुईस ने थोड़ा सा आके हमें बताया और इन्होंने काफ़ी विस्तार से बता दिया। इन्होंने उनके लिए भी बता दिया जिनमें हाइड्रोजन है, जो पानी में घुलनशील है, उनको लेकर भी चर्चा कर ली और साथ में इन्होंने उनके बारे में भी जानकारी दे दी जो नहीं है। तो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं मूलता को लेकर। अगर हम उनकी मूलता को लेकर देखें तो एक अम्ल की मूलता हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ या H+ आयन की संख्या पे होती है। यानी एक अम्ल जो होगा वह कितना मजबूत या कितना प्रबल या कितना कमजोर होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके ऊपर हाइड्रोजन आयनों की संख्या कितनी है और हाइड्रोनियम आयनों की संख्या की मात्रा कितनी है। अगर मात्रा ज्यादा होगी तो यह ज्यादा प्रबल होगा। जो एक अणु या आयनीकरण द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं जलीय घोल में, उस अम्ल का क्या हो सकता है, उसकी संख्या ज्यादा हो सकती है और उसको हम ज्यादा प्रबल अम्ल कह सकते हैं। यदि कोई अम्ल जलीय घोल में प्रति अणु या एक हाइड्रोजन आयन देता है तो इसको मोनोबेसिक या एसिड कहा जाता है। देखिए, अगर कोई अम्ल या कोई एसिड घुलने में, पानी में घुलने के बाद एक ही हाइड्रोजन आयन देता है, यानी वह टूटने के बाद एक ही हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसको हम मोनोबेसिक यानी एकल बेसिक एसिड या आयन कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे HCl, जब HCl टूटेगा तो H+ और Cl माइनस में निकलेगा, यानी H सकारात्मक, Cl जो है नेगेटिव निकलेगा। अगर हम HNO3 की बात करें तो H+ NO3 नेगेटिव में टूटेगा। वहीं अगर हम बात करें HCN की तो H+ और Cn नेगेटिव में टूटेगा। और ये हम बात करें CH3COOH एसिटिक एसिड की तो यहाँ पर H3COO- और H+ में टूटेगा। तो यह जो है इनकी बेसिसिटी पर निर्भर करता है कि कितने जो है आयन, हाइड्रोनियम आयन जो इसके घुलन में कितने आपको संख्या में मिलते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन कह लीजिए या फिर हाइड्रोजन आयन कह लीजिए, इनके घुलन जल या घोल में कितने आपको संख्या में मिलेंगे उस पर आपका जो है हमारा एसिड जो है वो निर्भर करेगा। यदि कोई अम्ल जलीय घोल के प्रति 2 अणु या हाइड्रोजन देता है तो इसे हम डायबेसिक या डायबेसिक एसिड कह देते हैं। और जैसे H2SO4, यहाँ पर 2 H मिलेंगे, 2H+ SO4 2 नेगेटिव, यहाँ C2O4 2 नेगेटिव, ये हो जाएगा हमारा ऑक्सैलिक एसिड और यहाँ पर 2H पॉजिटिव। कार्बोनिक एसिड में भी 2 आपको जो है हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन मिल जाएंगे। यदि कोई अम्ल जलीय घोल के प्रति 3, अगर 3 में टूटेगा तो उसे हम ट्राइबेसिक अम्ल कहते हैं। जैसे कि H यहाँ पर 3H पॉजिटिव मिल जाएंगे और PO4 3 नेगेटिव मिल जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल या कमजोर अम्ल क्या होते हैं, ये हम अपनी अगली क्लास में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो भी आपने पढ़ा इसको अच्छे से आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसके अच्छे से नोट बनाइए ताकि जब आपकी परीक्षा आए इन सबको आप अच्छे से पढ़ें, समझें और अच्छे से अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हों। तो आज की क्लास के लिए, आज की कक्षा में बस इतना ही। बाकी हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में। हम आगे प्रबल एसिड और जो कमज़ोर एसिड है इनके ऊपर चर्चा करेंगे और भी बहुत कुछ हम जो है अपने इसमें अम्ल, क्षार और लवण यानी एसिड, बेस और सॉल्ट के जो चैप्टर है, जो अध्याय है जिसके ऊपर हम चर्चा करें, और भी इसमें बहुत सारी जानकारी देखेंगे। तो आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बाकी आपसे मुलाकात हम अपनी अगली कक्षा में करते हैं। धन्यवाद।